अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम कोलोनाइजेशन एक्ट 1912 का चैप्टर 3 और 4 कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोप्राइटर्स। हमने चैप्टर 2 के अंदर टेनेंट और टेनेंसी राइट्स को कवर किया था, जबकि चैप्टर 3 ये प्रोप्राइटर्स और प्रोप्राइटरी राइट्स को डील करता है। प्रोप्राइटरी राइट्स मीन ओनरशिप राइट्स। जब कोई टेनेंट लैंड के प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल करता है तो वो उसका ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। सेक्शन 30 एक्विजिशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स। If a tenant acquires proprietary rights in land under any condition in the Government Tenants Punjab Act 1893 मीन कि इसके अंदर कोई proprietary rights हासिल करता है, या फिर an agreement with the provincial government or rules issued by the provincial government मीन कि या फिर provincial government की तरफ से कोई और agreement है या कोई और rules and regulation है, उनके अकॉर्डिंग कोई ownership rights हासिल करता है, तो फिर क्या होगा? Then he will no longer be bound by the earlier statement of conditions under the 1893 Act। इसमें ये कहा जा रहा है कि 1893 के एक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन बनाए गए थे, मीन के रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो डिज़ाइन किए गए थे, वो इस टेनेंट पे अप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसने प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल कर लिए। ये अब ज़मीन का मालिक बन चुका है। अब ये टेनेंट उस तरह से नहीं रहा, मीन के इसके पास अब वो टेनेंसी राइट्स नहीं है पहले की तरह। जैसे ज़मीन उसने ग्रांट पे ली हुई थी तो उसके ऊपर जो है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशंस अप्लाइड होती थी। अब वो इन कंडीशन से निकल चुका है, वो इनके बाउंड में नहीं है। But he will still be bound by the conditions given in Schedule 2 of this Act and other provisions of this Act that apply to the proprietors of the land। लेकिन इस एक्ट का जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर कुछ वो फैक्टर्स गिवन है, उनके जो कंडीशंस हैं उनके वो ताबे होगा। इसी तरह इस एक्ट के अंदर जो प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड के हवाले से जो प्रोविजंस हैं उनके भी वो ताबे होगा, उनकी वो बाउंड होगा। सबसेक्शन 2, if the Board of Revenue finds that a person obtained tenancy rights by fraud, misrepresentation or was not eligible for such rights, then even if that person has already acquired proprietary rights, the board may। इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा पर्सन जिसने टेनेंसी राइट्स फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिए थे, अगर वो उसका मालिक भी बन जाता है बाद में, उसकी कीमत मतलब ज़ाहिर है उसकी कीमत तो अदा करना पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले टेनेंसी राइट्स फ्रॉड से लिए थे, तो उसने चाहे कीमत दे के मतलब गवर्नमेंट से मुआहदा करके जो भी है उसका मालिक भी बन गया, तो भी बोर्ड क्या करेगा? रिज्यूम द लैंड। रिज्यूम का क्या मतलब होता है? ज़मीन को वापस ले लेना। गवर्नमेंट जो है ज़मीन वापस ले सकती है। रिड्यूस द एरिया ऑफ सच लैंड। लेट्स सपोज कि टेनेंसी राइट्स में टोटल जो उसके पास मलकियत है वो 10 है। उसमें 5 तो उसके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 5 में उसने घपला किया हुआ है, मतलब फ्रॉड किया हुआ है। जिसमें उसने जो मिस रिप्रेजेंटेशन की है, फ्रॉड किया, वो उससे उतना पार्ट ले लिया जाएगा। रिड्यूस द एरिया मतलब जितना, अगर 10 है तो 5 जो है उसके पास रहेगा, 5 फिर गवर्नमेंट वापस ले लेगी। किसके ज़रिए ये सारा गवर्नमेंट काम करवाएगी? बोर्ड के ज़रिए। बोर्ड से मुराद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पास एनी अदर सुटेबल ऑर्डर इफ़ इट थिंक्स फिट, मतलब इसके अलावा कोई और ऑर्डर पास करना चाहे तो वो भी कर सकती है। कंडीशन क्या है? दिस कैन बी डन आफ्टर गिविंग द पर्सन अ चांस टू एक्सप्लेन शो काज एंड इज इन एडिशन टू एनी अदर पेनल्टीज अंडर द लॉ। इसमें मतलब जो बोर्ड है वो देखेगा इस एक्ट के अंदर कोई इस हवाले से कोई और पेनल्टी है तो उनको भी ऐड किया जा सकता है, और पर्सन को जो है पूरा मौका दिया जाएगा, शो काज नोटिस दिया जाएगा कि आप आके जो है खुद को जो है वो सफाई के तौर पे पेश करना चाहते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, मतलब इसके अंदर कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमें दिखाएं। हम आपके पास हम आपके खिलाफ जो ये एक्शन वापस ले लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। सेक्शन 30A राइट्स ऑफ एलियनेशन एंड सक्सेशन फॉर प्रोप्राइटरी राइट्स एक्वायर्ड बाय अ फीमेल। हमने चैप्टर 2 के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स का एक पूरा प्रोसीजर देखा था कि उसकी सक्सेशन कैसे होगी, उसकी वारिसीन के अंदर मुंतकली का क्या प्रोसेस होगा। तो सेम मोर और लेस प्रोप्राइटरी राइट्स की सक्सेशन भी वैसे ही है। यहाँ पे देखें सबसेक्शन 1, फीमेल टेनेंट्स acquiring proprietary rights ownership after 1944 अमेंडमेंट एक्ट। एलियनेशन मीन ट्रांसफरेबल राइट्स। ऐसे राइट्स जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है उनको एलिनेबल राइट्स कहा जाता है। रूल ऑफ एलियनेशन ट्रांसफर राइट्स। her rights will be treated as if the last male tenant or the male person for whom the tenancy was first allotted had acquired those rights and she simply inherited them। अगेन इसको पढ़ें। सेम वैसा ही है जैसे हमने टेनेंसी राइट्स के हवाले से पढ़ा था कि लेट्स सपोज हमारे पास उसमें हमने पढ़ा था कि एक ओरिजिनल टेनेंट है। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि एक ओरिजिनल प्रोप्राइटर है।
तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी अगर डेथ हो जाती है तो वो जो फीमेल है कोई उसकी रिलेटिव है, चाहे उसकी वाइफ है या कोई सिस्टर है, तो वो जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उस फीमेल के पास चले जाते हैं, चाहे सिस्टर है, वाइफ है या कोई और फीमेल रिलेटिव है। मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो वो उसकी मालिक नहीं होगी, जस्ट उसने इनहेरिट किया है। आगे 2 केसेस देखेंगे, उसमें फिर आपको सही समझ आ जाएगी। 2 केसेस, इफ शी सक्सीडेड फ्रॉम अ मेल टेनेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, 2 जनरेशन आ जाएंगी ना। लेट्स सपोज हमारे पास ये ए है, ओरिजिनल टेनेंट है, सॉरी ओरिजिनल प्रोप्राइटर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसकी सिस्टर है। यहाँ पे करना हमने बात जो है वो फीमेल के हवाले से ही करनी है, क्योंकि जो मेल होता है उसका तो बात ही सीधी है कि वो मेल लिनेज के अंदर ही ट्रांसफ़र होती है, मेल जो मतलब सक्सेशन होती है उसमें जाती है। मसला यहाँ पे फीमेल का आ रहा है, अगर इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, एक ही, ये तो हो गया सीधा सीधा सिस्टर के पास चली गई। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, अगर इनकी भी कोई बेटी है, मतलब फिर ये टू वे हो गया ना। डायरेक्टली इन्होंने नहीं ली, इनडायरेक्टली ली है। लेकिन ज़मीन किसकी है, एक ही है, ना वो सिस्टर की है ना उसकी बेटी की है, ज़मीन अभी भी एक ही है, चाहे उसकी डेथ हो गई है। तो होगा क्या, जैसे ही मतलब बिलफर्ज इसका एक बेटा है बी, अभी छोटा है, 5 साल का है, जैसे ही वो बड़ा होगा ये जो ज़मीन है ये इसके पास चली जाएगी। यही बात यहाँ पे की गई है। इसकी बात एंड पे यहाँ पे आएगी, लेकिन अभी बस इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। हर proprietary rights shall be treated as if the male tenant in himself had acquired such rights and she had inherited them as his hire कौन है, यही, उसको जस्ट इन्होंने हायर इनहेरिट किया हुआ है, मतलब उसकी ओनरशिप ली हुई है, आर्जी तौर पे उनको होल्ड पे लिया हुआ है। इफ अ tenancy was first allotted on account of a male person either directly to her or another female, जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल दी दूसरी फीमेल फ्रॉम होम शी लेटर इनहेरिटेड, इससे उसने ली, दोबारा ली थी, इनडायरेक्टली ली। तो फिर क्या होगा, हर property rights shall be treated as if that male person had acquired them and she had inherited them as his hire। चाहे इन्होंने हायर की, सॉरी ज़मीन को ऑन किया हुआ हो या इन्होंने किया हुआ, दोनों सूरतों में बात एक ही है, ये वाली कि उसके हायर, किसके हायर, ए के हायर, उनके हायर में, हायर यहाँ पे देखें वारिस, शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही है। हायर हायर मीन वारिस, मीन के उनके जो वारिस हैं उनकी ज़मीन को उन्होंने इनहेरिट किया हुआ है, जस्ट वो होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे बात आपको क्लियर हो जाएगी। ऑन हर डेथ इफ सच अ फीमेल प्रोप्राइटर डाई while holding ownership rights, those rights will pass to the heirs of the last male tenant or male person। कौन, यही वाला, इसके हायर के पास वो ज़मीन चली जाएगी, just as if he had owned the land। जिस तरह ये ज़मीन को ओन करता था ये भी उसी तरह इसके मालिक बन जाएंगे। एक्सेप्शन क्या है इसमें, इफ अ फीमेल acquired ownership in any other way not covered in subsection 1, जो हमने सबसेक्शन, ये सारा सबसेक्शन 1 था, उसके आगे क्लासेस थी, देन द नॉर्मल लॉ ऑफ सक्सेशन फॉर फीमेल विल अप्लाई। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जो है फीमेल को ज़मीन दे दी, तो अब तो कोई चांस नहीं है ना इसमें कि अब इसमें कोई मेल या फीमेल का कोई कंसेप्ट है। इसमें डायरेक्टली जो फीमेल के हायर्स होंगे ना, वारिस होंगे, वो ज़मीन उनको चली जाएगी। तो यही बात की जा रही है, नॉर्मल लॉ ऑफ सक्सेशन फॉलो होगा। Subsection 3, definition of any such land. This term also includes land that she got in exchange for the original land in which she acquired ownership right। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ज़मीन को एक्सचेंज भी किया जाता है तब भी मतलब जो है वो ही रूल्स अप्लाई होंगे ओनरशिप के। आगे चैप्टर 4, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। सप्लीमेंट्री इसको आप इस तरह कह लें कि जैसे मिसलिनियस होता है ना, हर चैप्टर के एंड पे मिसलिनियस वाला पार्ट होता है, इसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री का वर्ड यूज़ कर दिया। सेक्शन 31, mares, camels or their progeny maintained under prescribed conditions not to be attached or sold। Any mare कहते हैं मादा घोड़ी को, camel or other animals which is kept according to the prescribed rules conditions। कौन डिज़ाइन करता है, गवर्नमेंट करती है। कैन नॉट बी अटैच, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इसमें पूरा सीज नहीं करते, आप होल्ड कर लेते हैं मीन के 2 साल 3 साल के लिए। इसमें खैर ये जानवर हैं तो इसमें सीज का वर्ड ठीक है। आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कोर्ट डेक्री, मीन के कोर्ट के जजमेंट पे, कोर्ट के हुक्म पे इनको गवर्नमेंट जो है ना तो अटैच कर सकती है ना सोल्ड कर सकती है। मीन के इसमें हमें ये पता चला कि कोर्ट का इसके अंदर कोई अमल दखल ही नहीं है, कोर्ट की इसके अंदर कोई पावर ही नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है।
अ, तो ये जो है इनके ऊपर कोई डेक्री जो है वो उनका मतलब कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा। द सेम प्रोटेक्शन अप्लाइज़ टू द प्रोजेनी, प्रोजेनी कहते हैं ऑफ़स्प्रिंग, ये जो उनके बच्चे होते हैं, आगे जो जनरेशन होती है। ऑफ सच मेयर और कैमल इफ इट इज़ लेस दैन 18 मंथ ओल्ड, सच प्रोजेनी कैन नॉट बी सीज्ड और सोल्ड, उनको भी ना तो अटैच किया जा सकता है, ना ही उनको बेचा जा सकता है। सेक्शन 32 पावर ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ स्क्वैटर्स एंड ट्रेसपासर्स। स्क्वैट कहते हैं इलीगल सेटलमेंट को, ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट की ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बना लेता है या वहाँ पे कोई फसल काश्त कर देता है, तो वो स्क्वैटर कहलाता है। ट्रेसपासिंग मीन इंक्रोचमेंट। If the collector finds that someone has taken possession of the land in a colony without legal right or title, he can immediately re-enter and take back possession of that land on behalf of the government. He can also take possession of crops, trees and building present on that land. मीन कि अगर किसी शख्स ने उनके ऊपर कोई फसलें लगाई हुई या दरख्त लगाए हुए या कोई बिल्डिंग है, तो उनको भी कलेक्टर जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कब्जे में ले लेगा। नो कंपनसेशन विल बी पेड टू द इलीगल पोजेसर फॉर क्रॉप्स, ट्रीज एंड बिल्डिंग। उनकी जो है इन तमाम चीज़ों की उन्होंने जो भी मेहनत की हुई है उसके ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इलीगल काम किया है। सेक्शन 33 पेनल्टीज। इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अपॉइंटेड होता है, वो तहसीलदार हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है, वो आगे हम सेक्शन सॉरी उसके अंदर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर पढ़ेंगे उनकी सारी हायरार्की। डज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑन गवर्नमेंट लैंड, clears, cultivates or breaks up land which belongs to the government and is not part of any tenancy, is not part of allotted residential enclosures, is not reserved for common purposes और is reserved for road, canal और water course। मीन कि यहाँ पे देखें नॉट का वर्ड है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, किसी टेनेंसी का हिस्सा नहीं है, रेजिडेंशियल इंक्लोजर नहीं है, कॉमन पर्पजेज़ के लिए नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी क्लियरेंस करता है या कल्टीवेट करता है या उनको ज़मीन को तोड़ने की कोशिश करता है किसी भी सेंस में, मतलब उस पे खाले वगैरह बना लेता है, तो वो इल्लीगल ही समझा जाएगा। बिल्ड एनी स्ट्रक्चर ऑन सच लैंड, उसके ऊपर कोई जो है बिल्डिंग बना लेता है, फैक्ट्री बना लेता है, घर बना लेता है, वो भी इल्लीगल है। कट्स डाउन और डिस्ट्रॉयड स्टैंडिंग ट्रीज, ये भी इल्लीगल है। इंक्रोचेज, इंक्रोचेज मीन के तजावजात, मीन की जैसे रोड होती है ना, रोड के जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, आप जब दुकान बनाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा के जो है आगे उसको कब्जे में ले लेते हैं ज़मीन को। इसी तरह आप घर बनाते हैं तो जो गवर्नमेंट की लैंड है उसको आप थोड़ा सा पार्ट जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वो इंक्रोचमेंट होता है। स्क्वाटर में ये था कि उसमें पूरी सेटलमेंट आप बना लेते हैं, जबकि सॉरी जो इंक्रोचमेंट होती है, जो ट्रस्ट पासर होता है, उसमें मतलब सिर्फ तजावजात की जाती है। इलीगल एक्वायर सच लैंड, डिग्स एन एक्सकवेशन और मेक्स अ वाटर चैनल ऑन सच लैंड। एक्सकवेशन कहते हैं खुदाई करना, मतलब कोई गड्ढा सा बना देना। जैसे जो ज़मीन खाली पड़ी होती है ना, आपको पता होगा कि वहाँ से लोग जो है रेत निकालते हैं, तो उससे ज़मीन का सत्यानाश हो जाता है, तो ये भी इलीगल है। Then on the complaint made under the collector's order, such person shall be punished with by a magistrate with। कंप्लेंट किसकी होगी, कौन करेगा, कलेक्टर। और सज़ा किसकी तरफ से दी जाएगी, मजिस्ट्रेट की तरफ से। कितनी सज़ा होगी, कि फाइन अप टू 200,000 जो कि 2 लाख रुपए बनता है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, कैद बामुशक्कत कितने टाइम की, 6 महीने की, ये दी जा सकती है। आर का वर्ड है, या उनको ये दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। एक्सप्लेनेशन देखें। If an owner or tenant cuts down trees that he himself planted on a village road or water course passing through his land, this will not be considered an offence under this section। इसमें देखें, लेट्स सपोज एक किसान है, आ, उसकी मतलब मलकियत में से एक रोड गुजर रही है इस तरह से, या कोई खाला है, खाला गुजर रहा है। अब इसमें देखें, इस साइड पे भी उसकी ज़मीन है, इस साइड पे भी उसकी ज़मीन है, उसने यहाँ पे दरख्त लगाए हुए थे, यहाँ पे इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अगर वो उनको काटता है तो इसमें यह है कि वो गिल्टी नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर वो ऑफेंस साबित नहीं होता, क्योंकि उसने खुद लगाए थे, तो इस वजह से उसने खुद ही काटे हैं। तो वो जो है चाहे वो वाटर कोर्स हो, मतलब खाला हो या रोड हो, तो वो इस पनिशमेंट में नहीं आएगा। सेक्शन 34 एडिशनल पावर्स ऑफ कलेक्टर इन रिगार्ड टू ऑफेंस। ये काम कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर कौन है, ये कलेक्टर है, कोई तहसीलदार या कोई नायब तहसीलदार नहीं है। तो ये जो रैंक होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बनाता है।
If the collector finds that any cut act punishable under Section 33 has been committed, he may, instead of prosecution or even after conviction, take the following action. मीन के सजा होने से पहले भी वो एक्शन ले सकता है. कौन कौन से एक्शन? ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 33A, ये प्रीवियस सेक्शन का जो क्लॉज ए था उसमें कौन सा एक्शन लिया जा सकता है? इफ क्रॉप्स आर ग्राउंड इलीगली कंट्रारी टू द एक्ट, कलेक्टर में कन्फिस्केट द क्रॉप, पूरी क्रॉप जो है वो उसको कब्जे में ले सकता है. इफ क्रॉप्स आर ऑलरेडी कट, कलेक्टर में रिकवर मनी इक्वल टू देयर वैल्यू फ्रॉम द ऑफेंडर. मीन कि अगर जो ऑफेंडर है उसने क्रॉप बेच दी है, लेट्स सपोज वो 6 लाख की बिकी है, तो कलेक्टर उससे 6 लाख वसूल करेगा क्योंकि वो उसकी थी नहीं, उसने इलीगली जो है वहाँ पे कास्ट की थी. टू देखें, offense under section 33C class C, if tree are cut or destroyed, collector may recover money equal to their value. सेम उसी तरह अगर दरख्त 20,000 का बिका या 30,000 का बिका है तो उसकी उतनी कीमत वो वसूल करेगा. 3 पार्ट offense under section 33B D or E, ये क्लासेज होती हैं. If there are illegal building, encroachment, excavation or channel, collector may demolish, remove the building or encroachment or fill up the excavation or channel. मीन के वहाँ पे अब देखें यहाँ से तो कोई कीमत तो वसूल नहीं हो सकती क्योंकि बिल्डिंग है तो उसको गिराना पड़ेगा, इससे तो उल्टा जो है डिपार्टमेंट के पैसे लगेंगे. तो वो बात यहाँ पे मेंशन की गई है. द कास्ट ऑफ रिमूवल डिमोलिशन विल बी चार्ज टू द ऑफेंडर. जो भी उस एक्सकवेशन को या बिल्डिंग को गिराने के लिए या जो गड्ढा है उसको फिल करने के लिए जितने भी पैसे डिपार्टमेंट के लगेंगे वो सारे के सारे ऑफेंडर से वसूल किए जाएंगे. कास्ट ऑफ रिमूवल डिमोलिशन, यही बात है. जिस तरह हमने लैंड रेवेन्यू के एक्ट का जो एरियर के हवाले से पढ़ा था कि उससे वसूल किए जाते हैं, इस तरह हमने पीरा एक्ट के हवाले से पढ़ा था कि कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है या कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उसमें यही था ना कि वो कास्ट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो ऑफेंडर से ही वसूल की जाती है. तो इसमें भी यही बात की जा रही है. सेक्शन 35, पावर टू लेवी सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन विलेज एक्सपेंसेस. सेस ये बेसिकली एक स्पेशल टैक्स होता है. लेट्स सपोज एक गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे पार्क बनना चाहिए, कोई कम्युनिटेरियन वर्क होना चाहिए, मीन कि कोई रोड बननी चाहिए, कोई स्ट्रीट बननी चाहिए. उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उसी गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं कि एक स्पेशल टैक्स होना चाहिए, उसको कहते हैं सेस. तो वो खुद तो कलेक्ट नहीं करते, अगर खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है, खुद बना लेते हैं. वो कहते हैं कि कलेक्टर को ये बात कन्वे करते हैं कि आप जो है एक तरह का सेस जो है इस गांव के अंदर आप इम्पोज कर दें ताकि हम जो है ये वाले रफाई काम जो है मतलब कर सकें, जैसे कोई पार्क है या इस तरह का. फिर क्या होगा? द सेस विल बी पेड बाय द प्रोप्राइटर्स, टेनेंट्स एंड अदर इनहेबिटेंट्स. इम्पोज कौन करेगा? कलेक्टर करेगा. कौन पे करेंगे फिर? प्रोप्राइटर्स पे करेंगे, टेनेंट्स पे करेंगे और अदर इनहेबिटेंट्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो सारे पे करेंगे. द कलेक्टर विल डिसाइड द रेट्स एंड द मेथड ऑफ पेमेंट. एनी सेस इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन विल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. जब कलेक्टर ने उसको इम्पोज कर दिया तो फिर ये कोई नहीं कह सकता कि ये तो चलो ऐसे ही स्पेशल टैक्स है तो मतलब कोई रफाई काम के लिए तो हम दें या ना दें. नहीं, फिर देना पड़ेगा. अगर कोई नहीं देगा तो फिर उसको लैंड रेवेन्यू के एरियर की तरह, जैसे लैंड रेवेन्यू के वाजिबात को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसी तरह से उसको भी कलेक्ट किया जाएगा. सेक्शन 36, jurisdiction of civil court barred as regards matters arising under this act. बार मीन रोक देना, किसी की पावर को कर्टेल कर देना. Civil courts cannot interfere in matters the collector is empowered to handle under this act. इसमें ये कहा जा रहा है कि सिविल कोर्ट की इस एक्ट के अंदर जो भी एक्शन लिए जाएंगे उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है. मीन कि इस एक्ट के अंदर कलेक्टर जो भी एक्शन लेगा कोर्ट उसको मतलब रोक नहीं सकती, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर सकती. कोर्ट्स आल्सो कैन नॉट क्वेश्चन हाउ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर और अदर रेवेन्यू ऑफिसर एक्सरसाइज देयर पावर अंडर दिस एक्ट. मीन इस एक्ट के अंदर जो भी एक्शन लिया जाएगा उस पे कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट जो है कोई एक्शन नहीं ले सकती, उस पर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर सकती. यही बात हमने ऊपर भी देखी थी. सेक्शन 37, पब्लिक सर्वेंट्स इंडेमनीफाइड फॉर एक्ट्स डन अंडर दिस एक्ट. इंडेमनीफाइड मीन इस्तना. नो केस सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर एनीथिंग ही हैज डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट. मीन इस एक्ट के अंदर उन्होंने गुड फेथ के साथ कोई भी काम किया है तो उनके खिलाफ कोई भी केस या सूट फाइल नहीं की जा सकती. मीन कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता.
Section 38, legalization of orders passed previous to the act. Any act or order already done by the provincial government or any officer holding the post of colonization officer, assistant colonization officer, or settlement commissioner, or any officer exercising power of assistant collector or higher class or revenue officer within the areas where the Government Tenants Act 1893 applied or where this act was applied later. मीन के इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये जितने भी एक्शन लिए गए या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या ये जो अफसरान अपॉइंटेड थे इनकी तरफ से जो भी एक्सरसाइज किए गए तो वो क्या होंगे, वो लीगलाइज्ड होंगे। मीन कि वो इस एक्ट के अंडर ही समझे जाएंगे। ये पहले भी हम देख चुके हैं, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन थी। will be considered valid under this act as long as it doesn't contradict this act। हाँ, इसमें ये बात हमें पता चली कि जो कोलोनाइजेशन एक्ट 1912 है ये प्रीवेल्ड है। मीन के ये सुपरसीड कर जाएगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ। अगर ये ऑलरेडी मतलब इस तरह का है कि दोनों की मतलब ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि इसके अंदर नहीं है या ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं, तो उनके अंडर जो भी एक्शन लिए गए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या इन्होंने कोई जो है काम किए वो लीगलाइज होंगे। क्या समझे जाएंगे? वैसे समझे जाएंगे जैसे इस एक्ट के अंदर जो है वो एक्शन लिए गए हैं। Subsection 2, specifically no right of occupancy or ownership and no conditions attached to it shall be considered invalid just because of। अगेन पढ़ें, मीन के जो एक्ट है 1893 का उसके अंदर जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, ऑनरशिप है और कंडीशंस अटैच टू इट वो इनवैलिड नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द राइट्स वाज ग्रांटेड बिफोर द डिटेल्स वर एंटर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर। मीन के जो राइट्स हैं वो पहले दिए गए और जो मतलब बाद में उसको रजिस्टर के अंदर एंटर किया गया, तो सिर्फ इस बेस पे उनको जो है ये नहीं कहा जाएगा कि वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो इलीगल है या ओनरशिप जो है वो इलीगल है। द रजिस्टर वाज नॉट साइंड बाय द टेनेंट। अगर टेनेंट ने उसको साइन नहीं किया हो तो ये भी ऐसा नहीं है कि उससे फिर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो वापस ले ली जाए, ये भी नहीं किया जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस वाज अफिक्स्ड टू द रजिस्टर इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड कहते हैं कि जो इनिशियली किसी रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री की जाए, मतलब शुरू में जो मामला तय किए जाए वो प्रीफिक्स्ड होते हैं। अफिक्स्ड का मतलब ये बाद में जो अटैच किए जाते हैं तो वो भी इलीगल नहीं होंगे अगर अफिक्स्ड हैं, चाहे वो शुरू में नहीं किए गए। प्रोवाइडेड क्या है? इफ द रजिस्टर वाज नॉट साइंड बाय द टेनेंट द एप्लीकेबल कंडीशंस विल बी द सेम एज दोज इन फोर्स फॉर सिमिलर टेनेंसीज एट द टाइम द लैंड वाज अलॉटेड। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर टेनेंट ने चाहे वो साइन नहीं किया फिर भी वो जो कंडीशंस हैं वो उसकी लैंड पे भी एप्लीकेबल होंगी, सेम उसी तरह जो कि बाकी लैंड पे भी या उस टाइम पे जो एप्लीकेबल थी वो उसी तरह से एप्लीकेबल ही होंगी। अब यहाँ पे देखें शेड्यूल, जो हम शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 जो है इस पूरे एक्ट के अंदर देख रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड टेनेंसीज सेक्शन 4, उसमें हमने देखा था ना कि कुछ एक्सक्लूजन है। आपने सेक्शन 4 के अंदर जाना है, दोबारा उसको दोबारा से वो देखें कि वो कौन सा टेनेंसी जो मेंशन थी कि शेड्यूल 1 के अंदर वो ये वाली हैं। इसमें देखें ए में लोअर चनाब कॉलोनी, इसमें कौन कौन सी टेनेंसी जो है वो एक्सक्लूडेड थी। कैमल ओनिक टेनेंट्स, कैमल ओनिक चौधरीज, विलेज हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन होता है ना वो जो सरदार होता है, जैसे कि चक के अंदर देखें तो वो चक जो नंबरदार होता है उसको हेडमैन कहते हैं। इसी तरह कॉलोनी के अंदर भी होते हैं, बाकी गाँव के अंदर भी जैसे रईस मलिक वगैरह वो सारे हेडमैन होते हैं। विलेज हेडमैन म्यूल ब्रीडिंग, खच्चर वगैरह जो होते हैं उनकी जो ब्रीडिंग करते हैं। ट्री प्लांटिंग टेनेंट्स, विलेज मैनुअल्स। बी में देखें लोअर जहलम कॉलोनी में टेनेंसीज अंडर कंडीशन फॉर हॉर्स ब्रीडिंग टेनेंट्स, हॉर्स ब्रीडिंग नजराना पेइंग टेनेंट्स, विलेज हेडमैन, ट्री प्लांटिंग टेनेंट्स, विलेज मैनुअल्स। सी में लोअर सुहाग पारा कॉलोनी टेनेंसीज अंडर कंडीशन फॉर विलेज हेडमैन। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये इनको इतनी इस्तिस्ना क्यों है, ये वाले कैमल जो है, फिर उसमें हमने देखे म्यूल, फिर उसमें हमने जो है घोड़े वगैरह। अब ये देखें दौर कौन सा है, 1912। उस दौर में जो अंग्रेज थे उनको ना मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए होती थी कैमल वगैरह के लिए, हॉर्स, क्योंकि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आते थे और जंगों के लिए भी। उनको कहीं पे जंग लड़नी है, ज़ाहिर है वो हमेशा इनसिक्योरिटी में होते थे, तो वो इनको काफ़ी इस्तेसना देते थे। वो कहते थे कि आप जो है घोड़े पालें, खच्चर पालें, घोड़े जो है ऊँट पालें, ताकि बवक्त ज़रूरत जो है उनको काम आ सके। और वैसे भी जब ये तैयार हो जाते थे गवर्नमेंट इनसे ले लेती थी,
उनको फिर मुआवजा वगैरह देती थी। तो इस वजह से उनको ये इतनी ज़्यादा रियायतें दी गई थी। उसके बाद देखें शेड्यूल 2 कंडीशंस फॉर गारंटीज हु अक्वायर प्रोप्राइटरी राइट्स सेक्शन 30 के अंदर था। यहाँ पे गारंटी से मुराद बार-बार गारंटी आएगा, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन वो टेनेंट जिसने लैंड जिसको लैंड जो है वो ग्रांट की गई है, वो गारंटी होगा। एक्सेप्शंस फॉर चैनल्स मिनरल्स, इसमें देखें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। ऐसा टेनेंट जिसने प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल कर लिए, मीन कि वो ओनर बन चुका है, लेकिन जो चैनल्स और मिनरल्स पे जो अभी भी राइट है, अभी भी जो हक है, मीन के जो कंट्रोल है, वो भी अभी भी गवर्नमेंट का है। यहाँ पे सारी चीज़ें यही हैं, इसके अंदर यही सब मेंशन है। ऑल ग्राउंड्स ग्राउंड मार्क एक्सकावेटेड आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स, मीन के जो ये इरिगेशन चैनल्स हैं सारे किनके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के। गारंटी डजंट अक्वायर, गारंटी यहाँ पे मैंने अगेन बताया था कि ऐसा पर्सन जिसको लैंड जो है वो ग्रांट की गई है, मीन कि यहाँ पे हम प्रोप्राइटरी राइट्स की बात कर रहे हैं कि मीन कि जिसको प्रोप्राइटरी राइट्स मिले हैं, तो वो इसका मालिक नहीं होगा। ऑल एग्जिस्टिंग राइट्स टू माइंस मिनरल्स कोल्स गोल्ड वॉशिंग्स अर्थ ऑयल क्वेरीज ना इन आर अंडर द लैंड। क्वेरीज कहते हैं काने, कानकुनी नहीं होती जैसे, काने उनको कहते हैं। बाकी आसान ही है, माइन मिनरल्स वगैरह, इनके भी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है, गारंटी का हक नहीं है। ऑल ईजमेंट्स प्रीवियसली इंजॉयड बाय द गवर्नमेंट, अगर प्रीवियसली जो है ऐप से पहले भी गवर्नमेंट को वहाँ पे कोई इंजॉयमेंट थी, कोई किसी भी तरह की, वो अभी भी उनको मिलेगी। द गवर्नमेंट आल्सो रिजर्व पब्लिक राइट्स टू यूज एग्जिस्टिंग थारोवेयर्स, थारोवेयर्स कहते हैं पब्लिक रूट्स क्रॉसिंग द लैंड इंक्लूडिंग 1.5 कदम ऑन आइदर साइड ऑफ सर्वे बेस लाइन। अब यहाँ पे देखें लेट्स सपोज एक किसान की ज़मीन है, तो उस ज़मीन के अगर वहाँ से कोई थारोवेयर्स हैं, तो उसके इस साइड पे 1.5 कदम और इस साइड पे 1.5 कदम जो है, ये किसकी मलकियत होगी? ये अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, गवर्नमेंट की मलकियत होगी, ये गारंटी की मलकियत नहीं होगी। उसके बाद देखें एनी प्रपोज्ड रोड मार्क्ड आउट ऑन द ग्राउंड इवन इफ नॉट येट मेड, अगरचे वो यहाँ वहाँ पे बनी नहीं है, लेकिन एक तरह से वहाँ पे मतलब मार्क की गई है कि यहाँ से रोड गुजरेगी, वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। टू गवर्नमेंट्स राइट्स टू एंटर एंड सर्च फॉर मिनरल, इसमें सिंपली ये कहा गया है कि गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो किसी भी ज़मीन के अंदर जाके जो है वो मादनियात को सर्च कर सकती है और वहाँ पे एंटर कर सकती है। थ्री कंपनसेशन फॉर डैमेज, इसमें ये कहा गया है कि जो भी एक्सकवेशन होगी, क्योंकि मिनरल को निकालना है, वहाँ पे जो भी खुदाई करनी है, तो वो जो नुकसान होगा गवर्नमेंट उसको पे करेगी। कलेक्टर असेसेस द कंपनसेशन, उसकी असेसमेंट कौन करेगा? कलेक्टर खुद करेगा, मतलब कितना नुकसान है, कितनी उसकी कंपनसेशन है होनी है। इफ़ द गारंटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे गारंटी मीन वो बंदा जिसकी ज़मीन पे जो है एक्सकवेशन की गई है, दे में अपील टू द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, किन को अपील करेंगे? ईडीओ को, ठीक है। किन के खिलाफ? अगर उनको लगता है कि हमारी जो असेसमेंट है वो ठीक नहीं हुई, तो वो इस कलेक्टर की असेसमेंट के खिलाफ जो है ईडीओ को जो है अपील कर सकते हैं। और डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, डिमार्केशन मीन हदबंदी। गारंटी मस्ट फॉलो कलेक्टर्स डायरेक्शन टू इरेक्ट बाउंड्री मार्क्स ऑन द लैंड। बाउंड्री मार्क क्या होते हैं? ये बेसिकली पिलर के बने होते हैं। अगर आप गांव में जाएं, तो एक एकड़ को दूसरे एकड़ से या एक मोहाल को दूसरी मोहाल से सेपरेट करने के लिए कतबे लगाए गए होते हैं, जो कि कंक्रीट या स्टोन के बने होते हैं। गारंटी मस्ट मेंटेन द बाउंड्री मार्क्स इन गुड कंडीशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कलेक्टर। 5 arbitration for disputes. If there is any dispute between the provincial government and the grantee regarding property of rights reserved to the government, any conditions of the grant, or any related matter, then the dispute will be referred to the executive district officer (PDO)R. The decision of the executive district will be final and binding on both government and grantee. मीन के अगर गवर्नमेंट का और जो है गारंटी का आपस में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसमें सालिस किसको बनाया जाता है? आर्बिट्रेशन मीन सालसी का अमल। आर्बिट्रेटर कौन होगा? एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ये आर्बिट्रेटर होगा, सालिस होगा। और इसका जो फैसला होगा, ये गारंटी को भी मानना पड़ेगा। गारंटी मीन जो कि टेनेंट होता है बेसिकली, जिसके पास जो है वो ज़मीन ग्रांट पे होती है, और ये दोनों को मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और गारंटी को। इसी के साथ हमारा ये जो एक्ट है ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।